गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई नवाद का। आईटी कंपनी इन्फोसिस के सह संस्थापक रहे नारायण मूर्ति ने कोचिंग कल्चर को लेकर सवाल उठाए हैं। उनके मुताबिक अगर बच्चे स्कूल में ध्यान से पढ़ाई करते हैं तो फिर कोचिंग जाने की उन्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें उन्होंने छात्रों के माता पिता को भी अहम भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया है। उन्हें कहा है मतलब ये कि घर पर अनुशासन का माहौल बनाने का जिम्मा माता पिता का होता है और अगर घर पर अनुशासन रहे तो माता पिता बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित कर सकते हैं, तो इसके सकारात्मक नतीजे भी दिखेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने माता पिता से पढ़ाई में बच्चों की मदद करने के लिए भी कहा है। इन सबके अलावा उन्होंने स्कूल में छात्रों को वो सारी सुविधा देने की वकालत की है जो कि छात्रों के लिए जरूरी है। उनकी ये सलाह ऐसे वक्त में आई है जब बड़ी संख्या में युवा परीक्षा पास करने के लिए कोचिंग संस्थानों का सहारा लेते हैं। ऐसे में कुछ लोग ये भी मानते हैं कि अगर घर और स्कूल में माहौल मिले तो फिर कोचिंग कल्चर कम हो सकता है, जबकि कुछ की राय इससे बिल्कुल अलग है। तो आज हम इसी विषय पर दोनों पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोचिंग के माध्यम कोचिंग स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे कि हम 12th लेवल पे पढ़ते हैं स्कूल में आधे से ज़्यादा कंसेप्ट हमारे क्लियर नहीं हो पाते, इसलिए हमें कोचिंग का माध्यम का यूज़ लेना पड़ता है। अगर हम कोचिंग नहीं जाएंगे तो हमारा वो पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। इसी वजह से हम गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते हैं। जो स्कूल का जो लेवल होता है पढ़ाई का, वो काफ़ी कह सकते हैं लो लेवल होता है। जो सीबीएसई बोर्ड्स के जो पेपर्स होते हैं ना, वो नीट के पेपर के मुकाबले काफ़ी ईजी होते हैं। मेरा तो कहना यही है। और जो ये प्रोसेस है, ये जो इंस्टीट्यूट में कराते हैं, वो उससे गुजरना ही पड़ेगा। अगर आपको जेईई और नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को तैयारी करना है या क्लियर करना है, तो आपको इसे थ्रू जाना ही पड़ेगा। स्कूल से केवल करने से ये नहीं हो सकता। माँ बाप तो सोचेंगे कि अपने लड़के को हम पढ़ाएं, ठीक है, और शिक्षा बेहतर दें। लड़के के ऊपर है कि हम पढ़ना चाहते हैं या फिर नहीं पढ़ना चाहते, उसके ऊपर डिपेंड करता है।
कैसे ज्यादा से ज्यादा सीख सकते हैं। जाहिर है कि ये वो तमाम बातें और चिंताएं हैं जो पहले भी सामने आ चुकी हैं। पढ़ाई को लेकर बच्चों पर जबरदस्त दबाव है, पेरेंट्स भी बच्चों के करियर के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। तो ऐसे में नारायण मूर्ति ने जो भी कहा उसे अब नए सिरे से भी समझने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खास मेहमान जुड़ चुके, एक बार परिचय करा देती हूँ क्योंकि ये बहस बहुत बड़ी है और ये बहस पेरेंट्स, स्कूल, हमारे एजुकेशन सिस्टम और बच्चों के भविष्य को लेकर है। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे डिटेल में। प्रमोद महेश्वरी जी हैं, डायरेक्टर और सीईओ हैं करियर पॉइंट कोटा से। हमारे साथ कनक गुप्ता एजुकेशनिस्ट जी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुधांशु द्विवेदी हैं, ऑफलाइन एकेडमिक हेड हैं अनअकैडमी के। सीमा त्यागी प्रेसिडेंट हैं गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन की। सीमा जी, क्योंकि देखिए मामला बच्चों से, स्कूल से, पेरेंट्स से, हर कोई इसमें इन्वॉल्व है। एक भविष्य हम बना रहे हैं, बच्चे का भविष्य हम बना रहे हैं, आने वाली पीढ़ी को हम तैयार कर रहे हैं। इसलिए शुरुआत आपसे, क्योंकि पेरेंट्स का पक्ष भी आप बहुत अच्छे से रख सकते हैं। एक ओवरऑल व्यू अगर मैं आपसे जानना चाहूं, नारायण मूर्ति ने जो कहा है उससे आप पहली बात कितनी सहमत हैं और क्या वाकई हमें सोचने की जरूरत है कि हमारा कोचिंग का पैटर्न जो है, जो उसमें थोड़ा बदलाव लाए? नमस्कार नवजोत जी, आपने कहा कि नारायण मूर्ति जी ने जो कहा उस बात से हम सहमत हैं या नहीं। कोई भी ऐसा शिक्षाविद नहीं होगा देश में जो उनकी बात से सहमत ना हो। उन्होंने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन कुछ थोड़े से पहलू हैं जो प्रैक्टिकली भी देखने की आवश्यकता है। जैसे आपने अभी 2 बच्चों का स्टेटमेंट दिखाया, तो उन बच्चों ने ये कहा, एक ही सेंटेंस में क्लियर कर दिया कि जो सीबीएसई बोर्ड का 12th का एग्जाम है और जो नीट का एग्जाम है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। नवजोत जी, समस्या कहाँ है कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो एंट्रेंस एग्जाम में नहीं आता। हम जो पढ़ा रहे हैं वो जीवन में नहीं आता। तो जो पढ़ाने वाली चीज है, इसको ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि जो क्लासरूम में टीचर पढ़ा रहा है, पेपर सेटर वो नहीं है, पेपर चेकर वो नहीं है। और जब कंपटीशन क्लियर करने के बाद कंपनी में जो चाहिए वो उसको नहीं पता। तो बेसिक जो जरूरत है वो हमारे इस शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की है। बिल्कुल। दूसरी बात कि हम अभी तक रटने वाली पढ़ाई पढ़ रहे हैं। हाँ। हम कहने के नाम पर एनईपी ले आए, लेकिन एनईपी कितनी लागू हो रही है? हाँ। हम अगर देखें, नारायण मूर्ति जी ने बिल्कुल आपको जरा रोक रही हूँ, एनईपी वाले पॉइंट पे मैं आगे आऊंगी, लेकिन आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको परिभाषित किया है। 12th की जो पढ़ाई है वो एंट्रेंस में नहीं आती, एंट्रेंस की जो पढ़ाई है वो आगे कोर्स में नहीं, और कोर्स की जो पढ़ाई है वो प्रैक्टिकली हम नहीं करते हैं जब हम आगे जॉब्स में जाते हैं। कनक गुप्ता जी, आप भी एक एजुकेशनिस्ट हैं, कितने सहमत हैं आप इस बात से? बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने इस पूरी सिनेरियो को परिभाषित किया। यानी इससे एक बात तो तय है कि वाकई हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसमें कहीं ना कहीं बदलाव की जरूरत है, गुंजाइश भी है। कनक जी, पहले आप बताइए आपका व्यू। तो नवजोत जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। शिक्षा प्रणाली में चेंजेस आ रहे हैं। हाँ। एनईपी इसकी शुरुआत है, एनईपी इसका एंड पॉइंट नहीं है। जो प्रॉब्लम रही है नवजोत जी, जो हमारे शिक्षक गण हैं जो स्कूलों में, कॉलेजों में हैं, उनकी अपनी शिक्षा 80 में, 90 के दशक में हुई है और उनको भी अपस्किल करना बहुत जरूरी है। उसके ऊपर भी काम हो रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि सरकार ये सारे स्टेप्स ले रहे हैं, क्योंकि जो नारायण मूर्ति जी ने कहा, मैं उस पर भी एक बार वापस आना चाहता हूं। जो रोट लर्निंग है, जिसको हम रटने वाली प्रतिक्रिया बोलते हैं, ये चेंज करना बहुत जरूरी है। हमें फोकस करना है एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे, हमें फोकस करना है 21st सेंचुरी स्किल्स पे। मैं करीबन 50 स्कूल ऑपरेट करता हूं हिंदुस्तान भर में। हम लोग इसी में बात करते हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट करें। क्योंकि अगर बच्चे को हमने ये सिखा दिया कि आप एनालिसिस कैसे कर सकते हो, तो वो एग्जाम भी क्रैक कर लेगा, ना कि सिर्फ नहीं। लेकिन किताबों से उसको बाहर निकालेंगे तभी तो उसकी एनालिटिकल लर्निंग ज्यादा इंप्रूव होगी ना। देखिए, पेरेंट्स का और हमारी सोसाइटी का फोकस ही इतना रहता है। 12th का रिजल्ट क्या आया, आपके बच्चे का क्या, आपके बच्चे का क्या आया, कितने परसेंट उसने लिए, कितने परसेंट उसने लिए। हम सिर्फ वो परसेंटेज और उस मार्कशीट के ऊपर ही पूरी तरह से अपने बच्चे को जज कर लेते हैं। क्या आप इस बात से सहमत नहीं है?
नहीं, मैं भी बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि वो मार्क्स और उसके ऊपर हम लोग बहुत ज्यादा फोकस करें। ये सोसाइटल प्रॉब्लम है हमारी, हमें इसको चेंज करना है कि सिर्फ मार्क्स के ऊपर फोकस ना करें, बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस करें, उनकी मानसिक संतुलन को बनाकर रखें, ठीक है। उनको ये अपॉर्चुनिटीज दें कि वो बियॉन्ड मार्क्स भी सोच सके। ये कल्चर हम अपने स्कूलों में भी बनाना चाहते हैं, ये हमें अपनी सोसाइटी में भी बनाना बिल्कुल, है। लेकिन इसी इसके लिए सिक्के का दूसरा पहलू, लौटती हूं एक बार, इसी सिक्के का दूसरा पहलू कि हम एक तरफ होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर हमें हमारे बच्चे को किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में भेजना है तो वहां वो मार्कशीट ही काम आती है। और यही एक बड़ी वजह है कि हम अभी भी फोकस करते हैं, प्रेशर बनाते हैं अपने बच्चे पर एकेडमिक्स को लेकर। एक बार प्रमोद जी, अब मैं आपके पास आऊंगी, बहुत अच्छे से आप इस पूरी बातचीत को समझ भी सकते हैं। ये बताइए कि क्या कोचिंग से ही बच्चा एग्जाम क्रैक कर सकता है? और ये होलिस्टिक डेवलपमेंट के कंसेप्ट पर आप कितना अग्री करेंगे? इसी के साथ साथ तब जबकि हमें पता है कि हमें अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए अच्छे नंबरों की भी जरूरत है। तीनों सवाल सर। देखिए, जितने भी, अगर आप एडमिशन सिस्टम को देखिए पहले कि एडमिशन सिस्टम मेरिट बेस्ड है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि हायर एजुकेशन में अच्छे कॉलेज में दाखिला लाने के लिए आपको मेरिट में ऊपर आना पड़ेगा, और मेरिट के लिए नंबर चाहिए। क्योंकि हम जैसे यूएस में यूनिवर्सिटीज में एडमिशन होते हैं, वो स्टूडेंट की प्रोफाइल पर, उसकी स्किल्स पर, व्हाट ही हैज डन इन पास्ट, उसके एकेडमिक्स पर, सबको होलिस्टिकली देखकर एडमिशन होता है। हमारे यहाँ ऐसे नहीं होता, मेरिट बेस्ड होता है। मेरिट में एकेडमिक मार्क्स ही मैटर करेंगे। एकेडमिक मार्क्स के लिए कंपटीशन होगा, कंपटीशन के लिए हर एक व्यक्ति अच्छा करना चाहेगा। नारायण मूर्ति साहब को मैं ये बात से मैं सहमत हूँ, परंतु एक चीज के साथ में बोलना चाहता हूँ कि आप इन्फोसिस में किसी व्यक्ति को लेते हैं तो उसको पहले ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि आप उसके लिए तैयार करते हैं। इसी तरह से एग्जाम के लिए स्टूडेंट को तैयार होना पड़ता है, इसलिए कोचिंग जाता है, क्योंकि स्कूल जो है वो एंट्रेंस एग्जाम के लिए नहीं बना है। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि चीजों को तो अलग यानी अलग कि फिर करके आप भी देखने ये की बात जरूरत है। मानते हैं कि हमारे स्कूल्स में जब वो एंट्रेंस एग्जाम के लिए नहीं बने हैं, हमने एंट्रेंस एग्जाम रख दिए, तो फिर बच्चे की उस शिक्षा का क्या फायदा जो 12वीं तक सुबह उठ के 4 बजे माँ बाप भी परेशान हो रहे हैं, बच्चा भी परेशान हो रहा है, स्ट्रेस इतना ज्यादा हो रहा है, बार बार नहीं उसका सर भी पूरी फायदा करने है, दीजिए ना उसका बात। भी फायदा है। प्रधानमंत्री नहीं, बार बार 12वीं क्लास के बच्चों के साथ जो परीक्षा पर चर्चा करते हैं, तो फिर उसका फायदा क्या हुआ? क्या आपको नहीं उसका भी लगता फिर फायदा है ना, चेंज की वो जरूरत है? सारे बच्चे तो एंट्रेंस में नहीं बैठ रहे हैं, उसका भी फायदा है, परंतु वो स्कूल वाला काम भी पूरा सही तरह से नहीं करता ना। प्रॉब्लम यहाँ पर स्कूल में तो कोई रेडी नहीं है एक्सेप्ट करने के लिए कि हम अपना काम खामियां है सही नहीं कर सिस्टम रहे। में, इसका मतलब खामियां है। बहुत खामियां है, हमारा पूरा सिस्टम ही कोलैप्स हो चुका है स्कूल्स का। वहां पर स्कूल में 180 दिन स्कूल चलता है 365 दिन में से, उन 180 दिन में से भी सारे तरह के फेस्टिवल, सारे तरह के हॉलीडे, सारे तरह पर के यही तो हमारा events वहाँ पे कल्चर है, हम organize यही करे से जाते तो हैं। होलिस्टिक डेवलपमेंट कर पाएंगे सर, नहीं, यही से करिए, तो मैं बच्चे कहाँ मना सीखते कर रहा हैं। हूँ, तो एकेडमिक टाइम आप देंगे ही नहीं। अब एकेडमिक टाइम के लिए बच्चा सर क्या कहीं ना कहीं तो जाके एकेडमिक्स सर्विस ही देगा ना। बच्चों का पैमाना है अच्छी पढ़ाई का? दूसरी बात, ये शिक्षा, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट तो हाल फिलहाल में शुरू हुए हैं, क्या बच्चे पहले तरक्कियां नहीं करते थे? क्या बच्चे नहीं, मैं डॉक्टर्स कहाँ नहीं ना कर रहा बने, हूँ, बिल्कुल इंजीनियर्स करते नहीं थे, बने? बिल्कुल क्या करते थे। तब का सिस्टम कंपटीशन हमारा खराब था? एजुकेशन सिस्टम हम बार बार चेंजेस लेकर आ रहे हैं, उसमें बदलाव की कोशिश कर रहे हैं, बदलाव लाने के बावजूद बच्चों को कोचिंग सेंटर जाना पड़ता है। ये तो उन लोगों को सोचना पड़ेगा कि जो लोग सिस्टम बना के बार बार बदलाव ला रहे हैं, उन लोगों को एनालिसिस करना पड़ेगा कि पूरे यानी- एजुकेशन सिस्टम को ठीक है। पहले ढंग से डिफाइन करके समझ लें, ठीक है, क्योंकि वो समझेंगे नहीं तब तक उसमें बदलाव कितने भी ला दीजिए, सही आउटपुट नहीं आएगा। ठीक है। यानी दो बातें सर जो मैं समझी हूं, पहली बात तो ये कि आप मानते हैं कि गुंजाइश है, उसमें चेंज की, बदलाव की गुंजाइश है और उसको सही करना, और दूसरी बात आप ये मानते हैं बिना कोचिंग जाए बच्चा एग्जाम क्रैक नहीं कर सकता। हाँ बिल्कुल, क्योंकि है। एग्जाम का सिस्टम जो है वो है ही ठीक है बिल्कुल सर। अलग, क्योंकि डॉक्टर मेरिट सुधांशु। बेस्ड सिस्टम बना रखा है पूरा। सर मैं लौटती हूँ, डॉक्टर सुधांशु। तो जी, तो पहले बता दूं, मैं अब अनअकैडमी में नहीं हूँ। मेरा जो परिचय दिया गया है उसको सुधार लिया जाए। सर मैं शिक्षाविद कहूंगी, पहली क्योंकि बात पहले आप तो- बहुत बार हमारे साथ चर्चा के लिए आ चुके हैं, आप बहुत अच्छे शिक्षाविद भी हैं और मेरे ख्याल से आप जुड़े भी हुए हैं जी। शिक्षा के साथ, तो उसी पर आप हाँ। अपना व्यू रखिए। देखिए आज की जो हम चर्चा कर रहे हैं उसी पर अपना व्यू रखिए। आपने हमारे तीनों पैनलिस्ट को सुना है, आपको क्या लगता है? हाँ। जो बात नारायण मूर्ति कह रहे हैं वो कोई इनकार नहीं करता, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन नारायण मूर्ति जैसे अभिभावक कितने हैं? 5 होंगे, 5 लाख होंगे, 10 लाख होंगे जो अपने बच्चों को पढ़ा सकते होंगे। भाई मैं भी एक अच्छा पढ़ा लिखा आदमी हूँ, रिसर्च किया,
PhD डीलिट सब किया, लेकिन अपनी बच्ची को जब पढ़ाना हुआ मुझे, तो वो बायो से थी, मैं आर्ट साइड से था, तो मुझे भी उसको पढ़ाने के लिए कोचिंग भेजना पड़ा। तो ये शिक्षा व्यवस्था की मजबूरी है कोचिंग। भाई शिक्षा व्यवस्था ही एक मजबूरी है। रविन्द्रनाथ टैगोर तो कोई स्कूल गए नहीं थे, वो भी बहुत पढ़े लिखे, तो नोबेल प्राइज पाए। तो एक तरह तो स्कूल की ही जरूरत नहीं है अगर कोचिंग की जरूरत नहीं है। आप अगर शिक्षा व्यवस्था को सुधार लेंगे तो कोचिंग व्यवस्था की जरूरत नहीं है। लेकिन शिक्षा व्यवस्था की स्थिति क्या है आप भी जानते हैं, सरकारी स्कूलों की क्या स्थिति है। लोग क्यों प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं? इसलिए कि वहाँ सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। कॉलेजेस में कितनी पढ़ाई हो रही, यूनिवर्सिटी में कितनी पढ़ाई हो रही, सब जानते हैं क्या स्थिति शिक्षा व्यवस्था की है। तो कोचिंग में तो जाते हैं कुछ बेहतर करने के लिए, इसलिए कि वहाँ के स्कूलों में, वहाँ के कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं हो रही है, और उसका विकल्प बन के उभरे हैं कोचिंग। क्योंकि वहाँ कुछ बेहतर टीचर होते हैं, उनका मूल्यांकन हर स्तर पे होता है। स्कूलों में और यूनिवर्सिटी में तो टीचर एक बार हो गए तो 25-50 साल तक वो पढ़ाई नहीं करते हैं, कभी किताब खोल के देखेंगे नहीं, अपडेट ही नहीं होंगे। तो कैसे जो ये एंट्रेंस सिस्टम है या कंपटीशन सिस्टम है उसमें लोगों को सफल करा पाएंगे? सर जिस तरह की बातें आप लोग कर रहे हैं, देखिए उससे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि स्कूल जाने की बच्चे को जरूरत नहीं है, बच्चा सीधा कोचिंग सेंटर चला जाए अगर उसको एग्जाम क्रैक करना। मतलब 12वीं तक की पढ़ाई का कोई अर्थ ही नहीं रह रहा है। आवाज नहीं आई आपकी। सुधांशु जी मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? चलिए मैं यही जो सवाल है, यही सवाल मैं सीमा जी आपसे करना चाहूंगी। इसका मतलब तो यही हुआ कि फिर 12वीं तक क्या कर रहे हैं टीचर्स, क्या जरूरत है स्कूलों की, क्या जरूरत है पढ़ाई की। और आपने ही शुरुआत इसी बात से कही थी कि जो स्कूल में पढ़ाते हैं वो एंट्रेंस में नहीं आता, और जो एंट्रेंस में पढ़ाते हैं उसका कोर्स में, नेक्स्ट कोर्स में वो नहीं आता है। नवजोत जी थोड़ी सी सख्त और सच्ची बात कहती हूँ, बिजनेसमैन से पूछेंगे तो वो तो अपने बिजनेस को बढ़ाने की ही बात करेगा। जब शिक्षा को आपने व्यापार बना दिया, शिक्षा का बाजारीकरण कर दिया, तो आप उसमें होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात कहां से करेंगे? कितनी शर्म की बात है कि हम स्कूल की शिक्षा व्यवस्था को नकार रहे हैं और कोचिंग की शिक्षा व्यवस्था को अच्छा बता रहे हैं, जबकि देश में शिक्षा का अधिकार हर बच्चे को मिला हुआ है, मौलिक अधिकार है। तो जब से ये शिक्षा का बाजारीकरण, शिक्षा का व्यापारीकरण हुआ, तब से ही ये कोचिंग इंस्टीट्यूट फले फूले। भाई साहब की बात सुन के ऐसा लग रहा था जैसे सारे जो इंजीनियर, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट बन रहे हैं, शायद कोटा सही बन रहे हैं, बाकी सब तो निकल ही गए। होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात भी हुई, लेकिन होलिस्टिक डेवलपमेंट हमारी पेपर में कहाँ आता है? होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर नौकरियां कहाँ मिलती हैं? वही बात। होलिस्टिक डेवलपमेंट, अभी मेरे साथी पैनलिस्ट हैं वो बोल रहे थे कि स्कूल का टीचर पढ़ता नहीं है, क्योंकि हकीकत से बातों तो सब हकीकत से नहीं बोल रहा। स्कूल का टीचर पढ़ता हकीकत नहीं क्या तो है देखिए जमीन पर जाकर आपने बहुत आसानी से बोल दिया व्यवसाय, ये व्यवसाय नहीं है। आप सबसे पहले शिक्षा को डिफाइन करिए, शिक्षा क्या है? एग्जाम। सर एक मिनट प्रमोद जी, एक मिनट उनको अपनी बात रख लेने दीजिए ना। प्रमोद जी देखिए यहाँ पर एक मिनट, आप सभी लोग शिक्षा से जुड़े हुए, देखिए यहाँ पर बच्चों के भविष्य की बात है। एक मिनट सर, एक मिनट मैम, एक मिनट, आप सभी लोग यहाँ पर इसीलिए बैठे हैं कि हम इस पे चर्चा करें, बच्चों के भविष्य की बात है। प्रमोद जी प्रमोद जी एक मिनट ना, हम शिक्षा प्रणाली की बात कर रहे हैं ना, आपने सुधार की गुंजाइश बताई है ना सर आपने बताई ना गुंजाइश बताई ना, लेकिन उसको सिरे से खारिज कर देना कि 12th तक की पढ़ाई का कोई मतलब नहीं बनता, जब तक बच्चा एंट्रेंस कोचिंग में नहीं जाएगा तब तक वो एंट्रेंस नहीं दे पाएगा। उसी बात का तो जवाब दे रही है वो। सर एक मिनट सीमा जी, कभी तो ऐसा लगता है सर एक मिनट, सर एंट्रेंस एग्जाम जहाँ से होता है उनकी कोचिंग वालों से तो सेटिंग नहीं है, अलग है, उसको शिक्षा नहीं बोल सकते। एंट्रेंस एग्जाम को सर वो शिक्षा का पर्पस क्या है? करना चाहता हूं। अच्छा एक बार मेरे पास ठीक है सीमा जी, एक मिनट सीमा जी एक मिनट, शिक्षा बिल्कुल अलग ऑब्जेक्ट। 10 सेकंड के लिए रुक जाइए प्रमोद जी, अब मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए एक पहली बात तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि हम सही तरीके से इस प्रोग्राम को चलाएं ताकि सबकी बात सामने आए, और एटलीस्ट हम क्योंकि हमारे शो का नाम है ये हुई ना बात, आप सभी ऐसा सजेशन देके जाएं कि बाकी लोग कहें ये हुई ना बात। सर मैं 2 चीजें आपसे पूछना चाहूंगी। आपने पहली बात ये कही कि जो एंट्रेंस है, एंट्रेंस का जो करिकुलम है, एंट्रेंस की जो तैयारी होती है वो केवल कोचिंग सेंटर्स में जाके हो सकती है।
आपने ये कहा, सर आप यही बताना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ मैम कि मेरी एक बात को थोड़ा समझ लीजिए। एंट्रेंस हमेशा स्किल्स का है, सर्टेन तरह के क्वेश्चंस करने का, सर्टेन तरह के कंसेप्ट्स को यूज करके कुछ सिचुएशंस को हैंडल करने का। ठीक है। शिक्षा बिल्कुल अलग है। आप शिक्षा को एंट्रेंस से मिक्स करके एंट्रेंस को भी शिक्षा बोल रहे हैं, ये गलत है। शिक्षा का ऑब्जेक्टिव एंट्रेंस एग्जाम पास कराना नहीं है, शिक्षा का ऑब्जेक्टिव होलिस्टिक डेवलपमेंट करके गुड सिटीजन बनाना है। आई थिंक पहले आप सब लोगों को डिफाइन करने की जरूरत है। नहीं, आपने बहुत अच्छे से सर डिफाइन कर दिया। मैं आप ही की बात से सर आगे ले जाती हूँ इसको। आपने बहुत अच्छे से डिफाइन कर दिया। तो फिर सर स्कूल की क्या जरूरत है? स्कूल की जरूरत है, मैं पिछली बार भी आपसे ये कहना चाह रहा था, स्कूल की जरूरत होती है एक राइट ह्यूमन बीइंग बनाने के लिए। हाँ। उसमें सोशल, इंटरपर्सनल और बहुत तरह की स्किल्स है जो कोचिंग कभी नहीं कर सकता। और अगर आप कोचिंग से उसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन गलत है, क्योंकि ये पेरेंट्स भी नहीं है। तीसरा सवाल, फिर मैं मैम के पास जाऊंगी। तीसरा सवाल, हाँ। बच्चा बिना कोचिंग सेंटर जाए एग्जाम क्रैक नहीं कर सकता? ये क्वेश्चन मुझसे है? जी आप ही से है सर, प्रमोद जी। नहीं, बिल्कुल कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। अगर उसको लगता है कि वो खुद उस तरह की स्किल बिल्ड कर सकता है, उसके पेरेंट्स पढ़ा सकते हैं, भाई बहन पढ़ा सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकता है। मैंने खुद ने IIT के एग्जाम दिया और बिना कोचिंग के ही मैंने क्वालिफाई किया है। मैं बिल्कुल मना नहीं करता। मेरे हजारों वीडियो आप YouTube पे जाके देख लीजिए। मैं पहला स्टेटमेंट यही देता हूँ कि बिना कोचिंग के आप सेलेक्ट हो सकते हैं, बशर्ते कि आपके पास वो कमिटमेंट हो, रिसोर्सेज हो। अब रिसोर्सेज नहीं तो कहीं कहीं तो जाएगा सर। ठीक है, अब आपकी बात पूरी हो गई। अब सीमा जी से बात करने दीजिए। सीमा जी देखिए, अब सारी चीजें जो प्रमोद जी ने कहा, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी उन चीजों को रिपीट करके, लेकिन मेरा जो सीधा सवाल मैम आपसे है वो ये है कि बच्चे को, अब हम NEP की बात करते हैं जिसका जिक्र आपने पहले किया था, क्यों नहीं स्कूल में ही इस तरह की प्रिपरेशंस कराई जाती बच्चे को कि वो आगे जाके एंट्रेंस एग्जाम दे? अगर हमारा सिस्टम ऐसा बना हुआ है तो क्या जरूरत है कोचिंग सेंटर की? मैं यहां किसी कोचिंग सेंटर के खिलाफ नहीं हूं, मैं बिल्कुल इस बात को क्लियर कर देती हूं। हम सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन की बात कर रहे हैं। वो बात जो कि नारायण मूर्ति ने कही है उसी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं कि बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट जरूरी है। मैम, दोनों बातों पे आपका जवाब। जी नवजोत जी, मैं क्योंकि पेरेंट्स एसोसिएशन से जुड़ी हूँ, हाँ। और साथ ही साथ शिक्षाविद भी हूँ, तो मेरी बात थोड़ी कड़वी लग सकती है क्योंकि प्रैक्टिकल बात करती हूँ। तो प्रमोद जी से रिक्वेस्ट है कि पहले सुन लें, उसके बाद बताएं, पर्सनल कमेंट ना लें कोई भी। हमारे देश में शिक्षा का पहला पर्पज पेरेंट्स के दिमाग में क्या जाता है? जो है उसको अलग रखेंगे। अगर शिक्षा के पर्पज की बात करें तो यूनेस्को ने, जो यूनिसेफ ने जो दिया है, वो कहा है लर्निंग टू नो, लर्निंग टू लर्न, लर्निंग टू डू एंड लास्ट है लर्निंग टू लिव टुगेदर। आप जानने के लिए भी पढ़ें, आप सीखने के लिए भी पढ़ें, आप करने के लिए भी पढ़ें, और एक साथ रहना सीखने के लिए भी पढ़ें। तो जब हम हिंदुस्तान जैसे देश की बात करते हैं जहां इस शिक्षा व्यवस्था से निकलने के बाद बच्चों के पास अपॉर्चुनिटी लिमिटेड है, सबसे पहला मेरा जिंदा रहना जरूरी है, और जिंदा रहने के लिए मुझे पढ़ लिख कर पहले इस लायक बनना होगा कि मैं अपने परिवार के लिए और अपने लिए आजीविका कमा सकूं। ठीक है, बिल्कुल। उसके लिए चाहे मैं कोई व्यवसाय करूं, चाहे मैं कोई एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके मैं कहीं नौकरी लूं, चाहे मैं कोई नीट जेई करके पहले एक पर्टिकुलर स्किल सीखूं उसके बाद करूं। मुझे ये लगा प्रमोद जी शायद ये कह रहे हैं कि स्किल सिखाने के लिए कोचिंग सेंटर है। सॉरी, स्किल तो स्कूल में ही सिखाई जाती है, और उसके अलावा जो स्किल सिखाई जाती है वो सिलेक्शन होने के बाद पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में जाके सीखता है जी। तो ये बीच के स्कूल के और उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के बीच जो ये कोचिंग जैसी चीज आ गई, ये इसलिए आ गई क्योंकि जो हमारा सिलेबस है, जो हम स्कूल में पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उसमें वो चीज नहीं है जो एंट्रेंस में आती है। यानी कि सेट ऑफ क्वेश्चन करने के लिए, एक सेट ऑफ क्वेश्चन करने के लिए, यानी रटना सिखा रहे हैं आप बच्चों को। सेट ऑफ क्वेश्चन ऐसे नहीं होते। होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब ये था कि आप मानवीयकरण भी शिक्षा का साथ साथ बिल्कुल, आपने शिक्षा का बाजारीकरण कर दिया, शिक्षा का व्यापारीकरण कर दिया, ग्लोबलाइजेशन कर दिया, आपने शिक्षा का डिजिटलाइजेशन भी कर दिया, लेकिन शिक्षा का आप मानवीयकरण करना भूल गए। जिस शिक्षा का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया था, वो शिक्षा बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में 5-5 लाख रुपए देके। चलिए मैम, डॉक्टर सुधांशु और कनक जी भी हमारे साथ मौजूद है। मैम, नारायण मूर्ति ने जो कुछ कहा है शिक्षा को लेकर, सिस्टम को लेकर, उसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं।
सवाल बहुत सारे हैं जिसको लेकर हमने चर्चा की, क्या गुंजाइश है हमारी शिक्षा प्रणाली में चेंज की। कनक गुप्ता जी, आपके पास आना चाहूंगी, आप एक एजुकेशनिस्ट भी हैं। सर ये बताइए कि क्या सिर्फ किताबी ज्ञान ही ज्ञान है? हालांकि इसको लेकर हम चर्चा भी कर चुके हैं, लेकिन जो सोसाइटी में या फिर हम कहें कि हम इंस्टीट्यूट्स की ही बात करें या फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस की या फिर प्राइवेट कॉलेजेस की, कहीं की भी बात करें जहां जाकर बच्चे को कमाना है, जो कि सीमा जी ने बड़े अच्छे तरीके से समझाया है कि हमारी नीड क्या है, कि हम सबसे पहले जाकर नौकरी ढूंढे, और नौकरी ढूंढने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए और उस सर्टिफिकेट में आपको अच्छे अंक चाहिए, और उस अच्छे अंकों का ही प्रेशर है कि सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान पर ज्यादा फोकस हो रहा है। कनक जी, तो ये चीजें ना बहुत चेंज करने की जरूरत है। हम लोग बहुत ज्यादा फोकस करते हैं मार्क्स मार्क्स। अब यहाँ पे आप सर एनईपी को भी इंक्लूड कर सकते हैं, उसका भी डिटेल थोड़ा सा बता सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग मार्क्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं और हमें ये सोच बदलनी बहुत जरूरी है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एनईपी ने जो नई शिक्षा प्रणाली आई उस पर हम लोग बात कर रहे हैं इस चीज के बारे में कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो, हम लोग बच्चों को स्पेस दें, सिर्फ कोचिंग की बात ना करें। आप न्यूज पढ़िए नवजोत जी, इतने ज्यादा सुसाइड की खबरें आती हैं कोटा से, मेरा दिल धड़क जाता है कि हम लोग बच्चों को किस प्रेशर कुकर में डाल रहे हैं। हम क्यों डाल रहे हैं इस प्रेशर कुकर में? किसी एक कॉलेज में एडमिशन के लिए, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग वाले हैं, और मैं बहुत साफ शब्दों में बोल रहा हूं, जिनका फोकस है कि किसी तरह हम एडमिशन करा दें बच्चों का, उसके बाद क्या। सर लेकिन हम इसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों को भी तो ब्लेम नहीं कर सकते ना, हमारा तो सिस्टम ही वैसा है ना। अब आप देखिए, अच्छे नंबर नहीं आएंगे तो कहां उनको एडमिशन मिलेगा, क्या करेंगे वो बच्चे, और पेरेंट्स भी यहीं पर मजबूर हो जाते हैं। सर देखिए, ओवरऑल आप पूरा सिस्टम आप चेक कीजिए, आपके 12th के नंबर अब आजकल वो काउंट नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि अगर आपको एक नॉर्मल कॉलेज में जाना है तो आप सीयूईटी का भी एक एंट्रेंस का आ गया, आप सीयूईटी कीजिए। बच्चों का फोकस है ही नहीं है 12th के मार्क्स पर, बच्चों का फोकस अब वही सीयूईटी, और अगर आप सीयूईटी में जाएंगे तो फिर उसकी भी अलग से आप कोचिंग लीजिए। इसके अलावा बाकी एंट्रेंस की तो कोचिंग चल ही रही है। ये मेंटली ना हम लोगों को चेंज करना बहुत जरूरी है नवजोत जी। जो 3, 5, 8 और 10, 12, पहले सिर्फ 10 और 12 में बोर्ड एग्जाम्स होते थे, अब बेंचमार्किंग की बात हो रही है क्लास 3 में, क्लास 5 में, क्लास 8 में। क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, आप जिसके बारे में बोल रहे थे कि चेंज की जरूरत है, हम लोग ने हमेशा फोकस किया है कि बच्चे की कमजोरी क्या रही है। हम क्यों नहीं फोकस करना चाहते हैं कि बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, उसके ऊपर भी तो फोकस करें। अगर मैं मैथ्स में बहुत अच्छा हूं तो मैं मैथ्स को और अपना अच्छा कर लूं, लेकिन अगर मैं इंग्लिश में कमजोर हूं तो उसके लिए मुझे दंड नहीं मिलना चाहिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं अपने स्कूलों में यही काम कर रहा हूं। एनईपी जब एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात कर रहा है और स्कूलों में ये काम हो रहा है, हम लोग बहुत होलिस्टिक तरीके से इस चीज पे काम कर रहे हैं। धीरे धीरे चेंजेस हो रहे हैं। बहुत सारे प्रोग्रेसिव स्कूल्स हैं जिनमें बदलाव आ चुका है, धीरे धीरे और भी ज्यादा जगह आ रहा है। हम लोग गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ भी कोलैबोरेट कर रहे हैं, बैगलेस डेज की बात कर रहे हैं, बच्चों के मेंटल हेल्थ के ऊपर काम हो रहा है, काउंसलिंग पे काम हो रहा है। कहीं ना कहीं हम लोगों को रोट लर्निंग से हटकर एक्सपीरियंशियल लर्निंग की तरफ आना पड़ेगा। जो कोचिंग कल्चर आ गया है बहुत जगह पेरेंट्स के दिमाग में, उसमें पेरेंट्स को भी जागरूक करने की जरूरत है। क्योंकि जो बोलते हैं ना कि वन साइज फिट्स ऑल, हम सबको लगता है कि अगर मेरे बच्चे के लिए आईआईटी अच्छा है तो शायद सबके लिए आईआईटी अच्छा है। सब लोग बहुत आसानी से नवजोत जी बोल देते हैं कि अरे सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर मत बनो। हिंदुस्तान को और डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की जरूरत है, वो भी स्पेस है, लेकिन उसके साथ साथ एक बच्चे की क्या ख्वाहिश है, बच्चा क्या करना चाहता है, उसका पैशन क्या है, उसको भी सपोर्ट करना जरूरी है। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पर आपने पेरेंट्स की बात की, डॉक्टर सुधांशु ने बड़ी अच्छी बात अभी थोड़ी देर पहले कही थी कि मैंने ह्यूमैनिटीज से पढ़ाई की है, मेरी बच्ची बायोलॉजी पढ़ रही है, मेडिकल पढ़ रही है, तो मैं क्या करूंगा। वो एक एजुकेशनिस्ट भी हैं और उनकी एक मजबूरी भी है कि वो बच्चे को पढ़ाना अगर चाह रहे हैं, उनका एजुकेशन उतना नहीं है, लाइक साइंसेस में उन्होंने पढ़ाई नहीं किया, उन्होंने ह्यूमैनिटीज में पढ़ाई की है, तब आप क्या करेंगे? तब तो आपको जाना ही पड़ेगा। बच्चे का इंटरेस्ट भी अगर किसी मेडिकल फील्ड में है तो तब तो कोई ऑप्शन नहीं बनती ना। नहीं, ऑप्शंस हैं, आप टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं नवजोत जी। बहुत सारे एआई के टूल्स हैं जो हेल्प कर रहे हैं बच्चों को। हमारे टीचर्स भी इस चीज में बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो रिमीडियल क्लासेस हो। बहुत सारे टेस्ट ऐसे भी हो रहे हैं जिसमें टीचर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बच्चों को हेल्प कर रहे हैं। ये चेंजेस हिंदुस्तान में अब आ रहे हैं, अच्छे स्कूलों में ये चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हम अगर कहें कि पूरी तरह से बदलने में शायद अभी कम से कम 1 दशक और लगेगा। डॉक्टर सुधांशु, मैं आपके पास आना चाहूंगी। एनईपी के अकॉर्डिंगली एनईपी आ गया है, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से,
जैसे कि अभी कनक जी कह रहे थे कि बहुत सारे स्कूल्स हैं जिन्होंने इंप्लीमेंट किया। जहां तक मुझे पता है, जहां तक थोड़ा बहुत हमने पढ़ा है, देखा है कि एनईपी अभी केवल अच्छे बड़े स्कूलों में ही लागू किया जा चुका है। क्यों? क्योंकि उसके लिए टीचर्स की ट्रेनिंग भी अप टू द मार्क होनी चाहिए, उसी लेवल पर होनी चाहिए। अभी दूर दराज के ऐसे बहुत सारे इलाके जहां पर एनईपी इंप्लीमेंट होना बाकी है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है सर। मैं सबसे पहले जो शिक्षा के व्यवसायीकरण की बात हुई थी उस पे आना चाहूंगा, उसके बाद एनईपी पे आता हूँ। शिक्षा का व्यवसायीकरण किसने किया? प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कॉलेज, कौन एडमिशन कराता है? नकल को या रटने की व्यवस्था को कौन आगे बढ़ाता है? एक मजबूर अभिभावक, वही लोग प्राइवेट कॉलेज चुनते हैं, वही लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटी चुनते हैं, और वही लोग जब हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो वो आईआईटीज की बात करते हैं, सरकारी में जाना चाहते हैं। ये जो कंट्राडिक्शन है इस तरह का, इसकी वजह से ये सारी व्यवस्था, जो कोचिंग व्यवस्था चल रही, मैंने कभी कोचिंग नहीं ली। मैंने भी लगातार आईएएस के इंटरव्यू दिए और इसमें हुआ, कभी भी मैं कोचिंग नहीं गया किसी भी बात के लिए। लेकिन मुझे अपनी बेटी को कोचिंग कराना पड़ा क्योंकि उसकी जरूरत थी। और कोचिंग के ऑप्शन नारायण मूर्ति जैसे के लिए नहीं है। भाई उच्च वर्ग के लोग हैं, उनके पास सारी व्यवस्था है। वो, उनकी पत्नी भी आईआईटीएंस थी, वो भी आईआईटीएंस थे, वो पढ़ा सकते थे। लेकिन कोई मजदूर पेशा है, गरीब आदमी या अनपढ़ आदमी कैसे पढ़ाएगा अपने बच्चों को? जब वो स्कूल में भी नहीं पढ़ पाएगा तो वो मजबूरी में अपना पेट काट कर अपना खेत बेच के कोचिंग कराएगा। तो मजबूरी है। कोई नहीं चाहता कि शिक्षा व्यवस्था में इस तरह की चीजें हो, कोई भी बिचौलिया हो, लेकिन क्यों है? प्राइवेट स्कूल वाले, प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाले भी बिचौलिए हैं, केवल नकल की व्यवस्था है, उनकी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो रही। देखिए, ये आप थोड़ा सा अलग जा रहे हैं इस मुद्दे से। हम सीधे तौर पर शिक्षा और उसमें क्या बदलाव होना चाहिए उसकी बात करेंगे। सीमा जी आपके पास हूँ, उससे पहले प्रमोद जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। हाँ, मैं बदलाव की बात करना चाह रहा हूँ कि जैसे एनआईपी है, बड़े बड़े स्कूलों में जो सरकारी स्कूल है, वो टीचर एनआईपी जानते ही नहीं कि है क्या, कई शिक्षा प्रणाली। सर यही तो मैं सवाल आपसे कर रही थी, यही तो मेरा सवाल था कि उससे पहले हमें टीचर्स को भी उतना प्रशिक्षित करना होगा। एक बार प्रमोद जी आपके पास आते हुए, सर मैंने सवाल आपसे जो शुरुआत में किया था वो यही था कि क्या कोचिंग जाना जरूरी है? आपने कहा कि हाँ जरूरी है, वो इसलिए क्योंकि आप वो सिस्टम समझा देते हैं एग्जाम का। सर दूसरी बात, क्या आप इस बात को स्वीकारेंगे कि 12th तक की जो पढ़ाई है वो वाकई, जैसा कि शुरुआत में सीमा जी ने कहा था, 12th तक की जो पढ़ाई है, अगर माँ बाप पूरी शिद्दत के साथ या स्कूल या टीचर शिद्दत के साथ बच्चे को पढ़ाते हैं, वो सिर्फ वहीं तक है, उसके बाद पूरा सिस्टम चेंज हो रहा है और उसी को बदलने की जरूरत है। मैं आपसे ना 2-3 बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैं, जैसे कुछ लोगों को शायद लग रहा है कि मैं केवल कोचिंग इंस्टीट्यूशन का ही काम करता हूँ। मैं 6 स्कूल संभालता हूँ, मैं 2 यूनिवर्सिटी का चांसलर हूँ, और एनईपी का पूरा इम्प्लीमेंटेशन मैंने अपनी दोनों यूनिवर्सिटी में एंड टू एंड कर रखा है। तो मैं पूरी तरह से वाकिफ हूँ कि पूरे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में किंडरगार्टन से पीएचडी तक क्या हो रहा है। हमारी परेशानियां अलग अलग तरह की जगह जगह पर, चाहे वो स्कूल एजुकेशन है, चाहे वो हायर एजुकेशन है, चाहे कोचिंग है। कोचिंग को मैंने ये बोला कि इसको आप शिक्षा की कैटेगरी में मत डालिए, ये एक सर्विस है एंट्रेंस को क्वालिफाई कराने की, जिसमें स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, और उसको अलग कर दीजिए। जहां तक शिक्षा की बात है, जैसे भी एनईपी की बात चल रही थी, एनईपी का फायदा तभी होगा जब सिस्टम में फ्लेक्सिबल करिकुलम जिसको बोलते हैं वो इम्प्लीमेंट करा जाएगा। अब फ्लेक्सिबल करिकुलम हमारे यहाँ पर 99% लोगों को पता ही नहीं है होता क्या है। हम तो फिक्स करिकुलम में पढ़ते हैं। हमारे तो बच्चे ने एक बार डिसाइड कर लिया कि भाई आपने क्लास 11 में साइंस मैथमेटिक्स ले लिया, अब आपके पास एक ही विकल्प है जिंदगी में, और वो इंजीनियर बनना। अब आगे चेंज कर ही नहीं सकते, ना पेरेंट्स को पता है, न स्कूल के प्रिंसिपल्स को पता है, न स्कूल के टीचर्स को पता है। तो आप उस एनईपी को इम्प्लीमेंट करके बच्चे के इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करके फ्यूचर में उसको डायरेक्शन कैसे देंगे और कैसे उसको एक वैश्विक तरीके से वो अपनी एजुकेशन को ट्रांसलेट कर सके, उसमें लेकर जाएंगे। ये बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। ये इतना आसान नहीं है जितना आसान बोलने में लगता है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। आज यूएस का जो हमने कॉपी किया एनईपी में, यूएस एजुकेशन सिस्टम, कि जहां पर जो सिस्टम वहां चल रहा है उसको कॉपी कर रहे हैं, पर हमें अभी हम बहुत नेसेंट स्टेजेस पर है, हमें मैच्योर होने की आवश्यकता है। बिल्कुल।
डेफिनेटली एक सिस्टम में नेसेसरी इविल है ये। ठीक है, लेकिन सर हटाया नहीं जा सकता जब तक आपने कहा कोचिंग को हटाया नहीं जा सकता। बदलेंगे। ठीक है सर, लेकिन एक चीज देखिए, नारायण मूर्ति कौन है ये हम सभी जानते हैं। आप ही लोगों के कोचिंग इंस्टीट्यूट से निकल के आईटीएंस बनते हैं और वही वहां जाके उनके अंडर काम करते हैं, वहां नौकरी करते हैं। वो तो शायद इस पूरे सिस्टम को समझते हैं, जानते हैं ना सर। प्रमोद जी आपसे सवाल है, फिर उनको आखिर ये बात कहने की जरूरत क्यों पड़ी? उन्होंने पूरे कॉन्टेक्स्ट में वो बात बोली ही नहीं मेरे हिसाब से। उन्होंने पूरा कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोला, उन्होंने केवल स्कूल पे कमेंट करा। वो आज ये भूल गए, जैसे भी मैम बोल रही थी कि रटा देते हैं आप, इसलिए आईटी में सेलेक्ट हो जाते हैं। आप पूरे इंडिया में जाके किसी से भी पूछ लीजिए कि क्या रट कर आईटी का एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं करा जा सकता। तो वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, वो स्कूल एजुकेशन पे कमेंट है कि स्कूल के एग्जाम को पास करने के लिए भी ट्यूशन जा रहा है बच्चा। ये स्कूल के लिए शर्म की बात है। नहीं, लेकिन वो तो पेरेंट्स की भी बात कर रहे हैं सर, वो तो पेरेंट्स की भी बात कर रहे हैं, वो तो डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पेरेंट्स अगर बच्चों को पढ़ाएं, पेरेंट्स इतने क्वालिफाई, उन्होंने तो शाम का वक्त दिया। मैम लौट बस एक लास्ट जवाब प्रमोद जी से ले लूं, एक लास्ट जवाब प्रमोद जी से ले लूं मैम, एक मिनट, कि अगर माँ बाप पेरेंट्स को बच्चों को पढ़ाते हैं तो शायद जरूरत ही नहीं है कोचिंग की। ये बात भी उन्होंने साथ ही साथ वाली प्रॉब्लम जो है वो तो हर फैमिली की है। हाँ। अगर मैं साइंस का हूँ, मेरा बच्चा कॉमर्स ले लेगा तो मैं कॉमर्स कैसे पढ़ाऊंगा उसको? ठीक है, सीमा जी बताइए। प्रॉब्लम तो बड़ी विचित्र है। मतलब कुछ कर सकते हैं जो रिलेवेंट फील्ड में वहाँ हो जाएगा, जहाँ रिलेवेंट में नहीं हो पाएगा। ठीक है, हाँ जी, तो उसके लिए कोई कोई आउटसाइड से सपोर्ट नहीं पड़ेगा। शायद प्रमोद जी गलत ले गए इस बात को। मैंने ये नहीं कहा कि रट के आईआईटी क्लियर होता है। नहीं, ये उन्होंने कोट किया है नारायण मूर्ति की बात को। नहीं, उन्होंने उनको कोट किया, क्योंकि वो सवाल मैंने उनसे पूछा था। उन्होंने जो कहा उस कंटेक्स्ट को मैं पकड़ने की कोशिश करती हूं। आपसे भी मेरा यही सवाल है मैम, सीमा जी आपसे भी यही सवाल है, उसको भी साथ ही साथ उसका जवाब भी रखिएगा। क्यों उनको जरूरत पड़ी ये बात कहने की? हूँ कि नारायण मूर्ति जी को ऐसी बात क्यों कहनी पड़ी, बात का मैं जवाब देने की कोशिश करती हूँ। शायद आप सहमत हो मुझसे। नारायण मूर्ति जी उस स्टेज पर बैठे हैं, इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ रहे हैं कि सारे विश्व में उसका डंका बज रहा है। नारायण मूर्ति जी का कष्ट क्या है कि जो हिंदुस्तान से बच्चे वो हायर करके ले जा रहे हैं, वो बच्चे एक रूटीन काम तो इन्फोसिस में कर रहे हैं, एक रूटीन काम टीसीएस कंसल्टेंसी में कर रहे हैं, लेकिन जो रिसर्च वाला कैटेगरी है वहां तक बच्चे नहीं पहुंच रहे। हमारा हिंदुस्तान का बच्चा रिसर्च करना नहीं सीख रहा है, शोध करना नहीं सीख रहा, नए इनोवेशन में अपने आप को डालना नहीं सीख रहा। हाँ। एजुकेशन 3 स्टेप में होती है कि पहले मैं एक्सपीरियंस करूं कुछ, फिर मैं उसको एक्सप्लोर करूं। तो हम अपनी एजुकेशन के थ्रू एक्सप्लोर कराने का मौका नहीं दे पा रहे बच्चों को, और इसमें किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की गलती नहीं है। नवजोत जी, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है पूरा, उसी को बदलने की जरूरत है। और कनक जी जैसे कह रहे थे तो ऐसा लग रहा था एनईपी कहाँ लागू हो गई। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, 10 सरकारी स्कूल या 10 ऐसे जिसमें मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे पढ़ सकें, बताएं कहाँ एनईपी लागू हुई है। ना तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है अभी एनईपी लागू करने को, और हम एनईपी में होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं। नवजोत जी, पहले तो मुझे मैम जवाब ले लूं क्या उनसे? कनक जी, तो जब आप 12th तक की एजुकेशन में तो सारा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हाँ। लेकिन जेई मेंस का पेपर आपका वही है जो 20 साल पहले होता था। ठीक है। नीट का एग्जाम आप वही लेंगे, आप वहां कोई चेंज नहीं कर रहे। अभी कनक जी ने कहा कि अगर मैं मैथ्स में अच्छी नहीं हूँ तो कोई जरूरी नहीं है पेरेंट्स मेरे ऊपर मैथ्स पे प्रेशर डालें। हाँ। लेकिन बच्चा चाहता है इंजीनियर बनूं, लेकिन अगर बच्चे के 10th में ही मैथ्स में अच्छे मार्क्स नहीं रहे तो कोई स्कूल हिंदुस्तान में नहीं है जो उसे पीसीएम दे देगा। बिल्कुल सही कह। पीसीएम देने के लिए उसकी 10th की ठीक है, एक बार वक्त की कमी है। कनक जी जल्दी से इसका जवाब रख दीजिए, ये बात बिल्कुल सही है। कनक जी अपनी बात रख दीजिए। सीमा जी, आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है कि बहुत सारे ऐसे एसोसिएशंस हैं जो ट्रेनिंग का काम कर रहे हैं सरकारी स्कूलों के साथ। आपको थोड़ी सी और रिसर्च की जरूरत है। एनजीओ को स्कूल में घुसाने की आवश्यकता क्या है? एनजीओ क्यों घुसा रही है? सरकार प्राइवेट स्कूलों को क्यों घुसा रही है? सरकार का एजुकेशन सिस्टम फेल हो गया है क्या? कौन सी एसोसिएशन है वो कहाँ से सीख के आए जो टीचर्स को डायरेक्ट नहीं सीख सकते? क्योंकि एनईपी बनाने में भी क्या उन एनजीओ का ही काम लिया। एनईपी बनाने के लिए आप अमेरिका से आदमी को उठा के एनईपी बना रहे हैं, और जो टीचर आपके स्कूल में ग्राउंड लेवल पर पढ़ा रहा है उसको एनईपी आप करेंगे थोप दिया भी से पढ़ा। प्रमोद जी एक कमेंट प्रमोद जी से, उन्होंने भी कहा है कि वो भी एनईपी को लेकर बहुत काम कर रहा है। प्रमोद जी, सीमा जी की बात का जवाब। काम करना एक अलग चीज है, आपने काम कर दिया, एनईपी बना दी, ये बदलाव बहुत सारे बहुत सकारात्मक बदलाव है और ये अच्छा बदलाव बना दिया।
क्योंकि मैं बहुत क्लोजली एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ और ये धीरे धीरे होगा, ओवरनाइट नहीं होगा। परंतु ये आप देखिएगा इसके 5 से 10 सालों के अंदर हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम जो ब्रिटिश सिस्टम में चला करता था, वो हटकर, जिसमें केवल मार्क्स पर वेटेज दिया जा रहा था, उसको हटकर ये सारा का सारा एक लेकिन सवाल, चलिए वक्त सिर्फ इतना ही, आप सभी खास मेहमानों का शुक्रिया, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि क्या उसको एक्सेप्ट किया जाएगा? यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बदलाव की जरूरत है, जिससे हमने शुरुआत की थी अपने इस कार्यक्रम की। नारायण मूर्ति ने जितनी बातें यहाँ पर कही हैं वो एक बहस का विषय भी है, पर हाँ, आप सभी की बातों से यही लगता है कि बदलाव की वाकई जरूरत है। चाहे आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जरिए बदलाव लेकर आइए, चाहे उसके बाद एंट्रेंस एग्जामों में बदलाव लेकर आइए, बदलाव की जरूरत है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का जुड़ने के लिए।